Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of the syllabus for the subject English. In this video, I'll cover the rearrangement of paragraph. We have already covered rearrangement of sentences in last video. आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस के थ्रू हम पैराग्राफ को कैसे अरेंज कर सकते हैं। मतलब पहले तो आपके वर्ड्स थे, इन वन सेंटेंस इज गिवन एंड द वर्ड्स आर जम्बल्ड एंड यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अभी हमको पैराग्राफ करना है अरेंज, मतलब सो मेनी सेंटेंसेस विल बी देयर एंड यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस जस्ट एज यू हैव अरेंज द वर्ड्स। तो पहले देखते हैं कि पैरा जंबल होता क्या है। पैरा जंबल रिफर्स टू अ पैराग्राफ वेयर इन द सेंटेंस फॉर्मिंग इज इट आर जम्बल्ड। जहाँ पे सेंटेंस फॉर्मिंग है, मतलब जितने भी पैराग्राफ है तो वहाँ पे सेंटेंस होंगे, मोर देन वन मोर देन टू होंगे ना, तो वो जम्बल्ड हैं, उनको हमको सेट करना है। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? वी आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द सेंटेंसेस। क्या करते हैं हम यहाँ पर? सेंटेंस को अरेंज करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर such that they link and form a coherent paragraph. Coherent you can say a meaningful paragraph that they can arrange. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सेंटेंस को अरेंज करते हैं जिससे कि एक मीनिंगफुल और एक कंप्लीट सीक्वेंस वाइज या ऑर्डरली पैराग्राफ क्रिएट हो सके। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब सेंटेंसेस दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। सबसे पहले एक देखते हैं सैम्पल। The sentences given in each question when properly sequenced from coherent paragraph. जब भी कोई भी पैराग्राफ होता है उस पर जो सेंटेंस दिए होते हैं वो एक सीक्वेंस में दिए होते हैं, जिससे आपको सारे पूरा पैराग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ जाता है, वो एक कोहेरेंट या मीनिंगफुल पैराग्राफ हो जाता है। Each sentence is labeled with a letter. ठीक है, letter is called means labeled with a letter. आपको पता चल जाता है कि भाई सीक्वेंस क्या है। The first letter of the sentence itself depicts कि ये सेंटेंस फर्स्ट होगा और बाद में जिस तरह से सेंटेंस आते हैं सीक्वेंस में। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम अमंग द गिविंग चॉइसेस ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। अभी ये क्वेश्चन मान के चलो, ये क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है, वहां पे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमको क्या करना है? लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू चूज, व्हाई वी हैव टू मेक अ पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ दैट। पहला सेंटेंस देखो, ऑन मंडे द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज ड्यू टू होल्ड अ डे ऑफ मीटिंग विद हाई लेवल पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड बिजनेस फिगर्स to further a strategic dialogue aimed at further expansion of US trade in India. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ इसको करने से पहले, जैसे कि जब हम आप कोई कॉम्प्रहेंशन करते हो, ठीक है, कोई पैसेज सॉल्व करते हैं, तो नो नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप कीवर्ड्स को मार्क कर लो या स्टार्ट जस्ट डायरेक्ट रीडिंग आउट द क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इन पैरा जंबल यू हैव टू गो थ्रू विद ईच सेंटेंस। अगर वहाँ पे 7 सेंटेंसेज हैं, 6 हैं, 5 हैं, 3 है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें से आपको कीवर्ड निकालने पड़ेंगे कि भाई कौन सा सेंटेंस पहला होगा। तो इसमें यू हैव टू गिव द थॉरो रीडिंग, मतलब आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पीड शुड बी देयर सो दैट यू कैन कंप्लीट योर रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल एंड देन सिर्फ रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, फिर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ना टू जस्ट मेक द सेंस के कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया, यहाँ पे कुछ कीवर्ड मार्क कर लेते हैं। कीवर्ड जैसे कि मंडे, ठीक है, चलो मंडे आ गया यहाँ पे, हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग, ये मीटिंग हो रही है हमारी, हमने कुछ कीवर्ड्स मार्क कर लिए। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हिलेरी क्लिंटन अराइव्ड इन इंडिया ऑन संडे फॉर स्ट्रेटेजिक टॉक्स aimed at bolstering bilateral ties and securing firm support for the war in Afghanistan. ठीक है, हिलेरी क्लिंटन ये हमने मार्क कर लिया एक कीवर्ड, ठीक है, और ये हमने मार्क किया संडे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मार्क मंडे, तो यहाँ पे संडे आ रहा है, मार्क कर लिया हमने। द मेन पर्सन इज हिलेरी क्लिंटन, वो यहाँ पे कब आ रही है? इंडिया आ रही है भाई संडे को। क्लिंटन अराइव्ड बाय प्लेन इन दिल्ली बिफोर नून अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर, ट्रैवलिंग विद हर अहेड ऑफ द एक्सपेक्टेड टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन द इवनिंग। अभी यहाँ पे क्लिंटन कैसे आई है? प्लेन से आई है, यानी कि यहाँ पे इट इज इटसेल्फ अंडरस्टूड। पहले हमने इंफॉर्मेशन दिया कि भाई हिलेरी क्लिंटन इंडिया आ रही है, कैसे आ रही है? प्लेन से आ रही है, तो इट इज अंडरस्टूड कि पहले हमारा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सेंटेंस का पूरा मतलब समझने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द कीवर्ड। अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो ये कोई यहाँ पर संडे आ रहा है, संडे मंडे से पहले आता है, इट इज ऑब्वियस, इट इज वेरी लॉजिकल थिंग। और ये जो सेंटेंस है आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द अराइवल ऑफ हिलेरी क्लिंटन, वो कैसे आ रही है वो नेक्स्ट सेंटेंस में बताया गया है। तो इट इज ऑब्वियस कि हाउ इज शी अराइविंग वो बाद में आएगा,
आ रही है वो पहले आएगा। तो हमारा ये सेंटेंस ऑब्वियसली फर्स्ट हो जाता है, दैन इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन। संडे के बाद मंडे को मीटिंग है, यानी कि ये लास्ट में आएगा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी, ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इसमें हमने क्या किया देखो, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर नॉट इन सो मच प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग द सेंटेंसेस दैट टेकिंग आउट द कीवर्ड एंड मेकिंग द सीक्वेंस। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, ओनली दैन यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन द minimum time. This is fairly easy question and hope each one of you was able to identify option 2 BCA as the correct answer. Why? Because statement B forms a perfect starting, बिल्कुल perfect starting है, providing us the ideal introduction. Information दी जा रही है कि भाई हिलेरी क्लिंटन इंडिया आ रही है, बहुत सिंपल सा जो था एक आइडियल स्टार्टिंग था। Statement C and A take forward paragraph in the chronological order which events are scheduled, with first explanation for the evening being provided in the answer the next day. पहले इवनिंग का बात आया उन्होंने, यानी कि संडे के बाद संडे जो सेकंड सेंटेंस था वो भी संडे का ही था। तो इवनिंग संडे की पहले आएगी, मंडे की मॉर्निंग बाद में आएगी, तो जो नेक्स्ट डे था वो हमारा थर्ड हो जाएगा ऑप्शन, और ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। अभी देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स। देखो पैराग्राफ जो जंबल सेंटेंस होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सेंटेंस में तो नहीं था, उसमें तो बस वर्ड्स थे और आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इन द फर्स्ट टाइप इन द क्वेश्चन सिंपली 4 and 5 sentences are given which need to be arranged. 4-5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको ये सिंपल है, आपको अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो बता दिया है कि 4 और 5 सेंटेंसेज हैं। मैंने क्या बताया आपको, ईच एंड एवरी सेंटेंस यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा। Group banking is a system in which 2 or more independently incorporated banks are brought under the control of a holding कंपनी। यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, एक सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। क्या सिस्टम? ग्रुप बैंकिंग। मीन्स वी कैन से इट इज गिविंग और प्रोवाइडिंग अ डेफिनेशन अबाउट द ग्रुप बैंकिंग। तो वी कैन होप दैट यस इट कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस, जहाँ पे क्योंकि किसी चीज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल रिगार्ड इट इन फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज अंडर ग्रुप बैंकिंग द इंडिविजुअल बैंक्स में बी यूनिट बैंक्स, बैंक्स ऑपरेटिंग ब्रांचेस और कॉम्बिनेशन ऑफ 2। अच्छा अभी क्या आया, ये अंडर द ग्रुप, अंडर आया है तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल बैंक्स, ठीक है, और यूनिट बैंक हमने यहाँ पे देखा ब्रांचेस आ गई, यानी कि इट विल समवेयर अबाउट इन द मिडल। दैट इज ईच बैंक इन द ग्रुप हैज गॉट अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि यहाँ पे क्या बताया, दैट इज, ये दैट इज से स्टार्ट हो रहा है और हर बैंक की अपनी एक एंटिटी है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रिटेन देयर ओन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी एंड डिपॉजिटर्स फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द बैंक। अब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आ गया, यानी कि बैंक का इंट्रोडक्शन जो हमने दिया है उसके आगे फर्दर इंट्रोडक्शन, तो इट कैन नॉट बी फर्स्ट एज वेल। देन द होल्डिंग कंपनी मे और मे नॉट बी अ बैंकिंग कंपनी। यहाँ पे क्या बता दिया, होल्डिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी। अब हमको देखो ये देखना है सबसे पहले कि जो वर्ड पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर कोई वर्ड, कोई प्रोनाउन, कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव उसको रिलेट करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस बनाता है तो ऑब्वियसली वो उसके आगे आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको सबसे मोस्ट सुइटेबल जो वर्ड लग रहा है, जो सेंटेंस लग रहा है, जो पहले आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप बैंकिंग इज अ सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू some definition, it is making you clear कि what is group banking क्या है, तो ये obviously पहला आएगा। अब पहले हम ऑप्शन में देखते हैं, why to waste the time, पहले हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ए फर्स्ट है, ठीक है, हमारा ए है और हमारा ए कहीं नहीं आ रहा है, बट प्लीज डोंट बी assured just because of that, आगे के सेंटेंस देखना जरूरी है। तो हम इसी के कॉम्बिनेशन से आगे चलते हैं। उसके बाद आया है ई, द होल्डिंग कंपनी मे और मे नॉट बी अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। यहाँ पे बताया कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंपनीज है वो जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी बैंक कंपनी ही हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी देखते हैं, यानी कि ये भी स्विचेबल लग रहा है, बी अंडर ग्रुप बैंकिंग। अब हमारा क्या आ गया, ग्रुप बैंकिंग, और उसने ये बताया, उसके बाद बताया द होल्डिंग कंपनी मे और मे नॉट बी बैंकिंग कंपनी, यानी कि ग्रुप बैंकिंग में जितनी भी कंपनी आ रही है जरूरी नहीं है वो बैंकिंग कंपनी हो, कुछ अलग भी हो सकता है। अब आगे आता है कि ग्रुप बैंकिंग क्या होता है, उसके आगे की जो बात है वो ये आया कि ग्रुप बैंकिंग आर इंडिविजुअल बैंक्स, ये ऑप्शन नंबर बी यूनिट बैंक्स। अब देखो अलग अलग बताया कि ग्रुप बैंकिंग क्या होता है, पहले तो ये क्लियर कर दिया कि सारी बैंकिंग कंपनी नहीं हो सकती हैं, फिर क्या क्लियर किया कि ग्रुप बैंकिंग में क्या होता है। ग्रुप बैंकिंग में इंडिविजुअल कंपनी होती है, यूनिट बैंक्स होती है, ऑपरेटिंग ब्रांच होती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है 2 का।
यानी कि क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन को इट इज गोइंग और इंक्रीजिंग और एलैबोरेटिंग, ठीक है, तो ये हमारा भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी देख दो, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रिटेन देयर ओन बोर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। अब जितनी भी बैंक है, ये जितनी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक कर रही हैं, इनके अपने खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। यस, इट इज लुकिंग सुइटेबल हियर। द लास्ट सेंटेंस इज सी, दैट इज ईच बैंक इन द ग्रुप हैज गॉट सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी शोइंग यस कि एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन आइडेंटिफिकेशन, देयर रिकॉग्निशन इन द मार्केट, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म होता है। यहाँ पे हमारा ग्रुप बैंकिंग का जो डेफिनेशन है, वो सिस्टम क्या होता है, वो खत्म होता है। मीन्स वी आर अश्योर्ड अबाउट दैट यस, ऑप्शन नंबर 3 AEBDC इज अ राइट आंसर। ठीक है, हमने पूरा देखो अश्योर किया, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। अगर यहाँ पे ए आपको 2 जगह मिलता तो आपको ज्यादा अश्योर करने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखो, इन सेकंड टाइप द ओपनिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस आर ऑलरेडी फिक्स। ओपनिंग और फिक्स होते हैं, यानी कि ये फिक्स है और ये फिक्स है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेक्स लिखा हुआ है, 4 हमको जो है वो सीक्वेंस में डालने हैं। द इंडिया इज नॉट, ऐसा नहीं है फिक्स है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इंडिया इज नॉट डीम्ड टू बी रिस्पेक्टेबल नेशन व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसमें अगर हम देखा जाए, यानी कि स्पोर्ट्स में हमारे इंडिया को बहुत डीम्ड या सोफिस्टिकेटेड या क्वालिटेटिव कंट्री नहीं माना जाता। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। India is not deemed to be a respected. The prime reason for poor performance is corruption and political interface. Okay. Next देखते हैं, यहाँ पर हम कीवर्ड मार्क कर लेते हैं कि भाई political corruption, ठीक है, interference. Even though huge amount is spent on training and grooming of the players, we still have not been able to achieve the desired goals. यहाँ पे आपका amount का बात किया गया है. Next देखते हैं, due to this many times a good player is left out. यानी कि कुछ हुआ है, दिस कैन बी फॉलोड ओके बाय एनीवन, मतलब इसका जो रीजन है वो पहले बताया गया है, यानी कि ये बाद में आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नो गुड प्लेयर्स गेट एंट्रीज इनटू सम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड टू प्रूव देयर वर्थ टेक एस्केप थ्रू डोपिंग। लास्ट में हमारा आता है डोपिंग, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, डोपिंग इज अ वे टू एनहांस द परफॉर्मेंस बाय मीन्स ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। यस, यहाँ पे डोपिंग का मीनिंग क्लियर किया गया है कि डोपिंग क्या होता है। तो जो सेंटेंस में जहाँ पे हमें बताया गया कि डोपिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑब्वियसली कि उससे पहले वाले सेंटेंस में डोपिंग वर्ड आया होगा। ओके, सो इट इज वेरी मच श्योर दैट यस, डी विल डेफिनेटली कम जस्ट बिफोर नंबर 6, मींस डी कैन बी सेंटेंस नंबर 5। इतना हमको पता चल गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, हमारे पास अब चॉइस रह गई है 3, यानी कि 3 में से देखना है कि विच विल बी ऑन द सेकंड नंबर। प्राइम रीजन, इवन दो, देखो इंडिया इज नॉट डीम्ड टू बी रिस्पेक्टेड नेशन व्हेन इट कम्स। क्यों नहीं है ये रिस्पेक्टेड नेशन, इवन दो, जबकि ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इसका रीजन बता रहे हैं ना कि क्यों नहीं है स्पोर्ट्स में उसका एक क्वालिटेटिव और वैल्यूएबल रिस्पेक्टेबल प्लेस क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट खर्च किया जाता है बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। अब उसका कारण क्या है, यानी कि दिस कैन बी नंबर 2, ठीक है, ये हमारा नंबर 2 हो सकता है, ये हमारा नंबर 5 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट क्या है, द प्राइम रीजन ऑफ व्हाट, प्राइम रीजन ऑफ दिस फॉर पुअर परफॉर्मेंस इज करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्या है उसका प्राइम रीजन, करप्शन, जिससे कि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो हमको नहीं मिल पाते। देखो हम धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी दिस विल बी अ गुड लक लाइक हियर दैट वी फाउंड द सेंटेंस नंबर 5 फर्स्ट, क्योंकि ये इससे अटैच हो रहा है, तो मे बी आपको ऐसा हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर अटैचिंग, इफ यू आर एबल टू जस्ट मेक द सीक्वेंस, अगर बाद वाला आपको पहले मिल जाए इट्स ओके, आप मार्किंग कर लो, उसके बाद आप अपना सेकंड थर्ड देन यू कैन जस्ट फाइंड आउट। ड्यू टू दिस मेनी टाइम्स अ गुड प्लेयर इज लेफ्ट आउट, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 3, नो नंबर 4 होगा ना ये हमारा। यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। बी से हमारा देखो 2 जगह आ रहा है, बी और उसके बाद डी और उसके बाद ए आ रहा है। बी के बाद हमने जो देखा था रीजन किस में है, हमारा सेंटेंस नंबर ए में है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन में भी राइट, बी ए सी, उसके बाद ड्यू टू दिस मेनी टाइम्स गुड प्लेयर लेफ्ट आउट एंड देन कम्स डी, सो ऑप्शन नंबर बी ए सी डी विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। पैराग्राफ जंबल में किस पे ध्यान देना जरूरी है, सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, कीवर्ड्स को मार्क करना है, देन कीवर्ड्स को ज्वाइन करके आगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको बनाना है। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें ज्यादातर फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट विल बी द फर्स्ट, यानी कि सिर्फ एक सेंटेंस पूछा है इसमें
कि पैराग्राफ है उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा होगा। ये थोड़े हायर लेवल एग्जामिनेशन में आता है, बट इट इज़ अ टाइप, सो आई एम टेलिंग यू, एक टाइप है ये भी रीअरेंजमेंट का, तो मैं बता देती हूँ। बट दिस डजंट मीन दैट डेथ वॉज एन इजिप्शियन ओनली प्री ऑक्यूपेशन। देखो ये सेंटेंस बट से शुरू है, तो दिस कैन नॉट बी फर्स्ट। नेक्स्ट इज इवन papyri comes mainly from the pyramids। even से start है, मतलब some information is already given, पहले दे चुके हैं, तो ये नहीं हो सकता। most of our traditional sources of information about the old kingdom are monuments for the rich like pyramids and tombs। अब यहाँ पे most of the traditional sources, यहाँ पे most दिया यानी कि traditional source का पहले introduction दे चुके हैं, traditional source के बारे में कुछ तो बताया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा first। Next is houses in which ordinary Egyptians lived have not been preserved, and when most people died they were buried in simple graves। यहाँ पे देखो इजिप्शियन का इंफॉर्मेशन दिया गया है, डायरेक्ट इजिप्शियन का, लेकिन अभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट या दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द इजिप्शियन। ये मीन्स इट ऑल्सो डजंट सीम कि दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस, बट एक बार रख लेते हैं इसको भी। वी नो infinitely more about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people, as most monuments were made for the rich। अभी देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, दोबारा आया है मॉन्यूमेंट्स का नाम, मेड फॉर द रिच, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स का नाम दोबारा आया था, लेकिन फिर भी वी नो इन्फिनिटी मोर अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट। अब यहाँ पे देखो इजिप्ट आ गया है, तो ऑब्वियसली ये इजिप्ट है और ये इजिप्शियन है, तो ऑब्वियसली आप जब किसी नेशन के कंट्री के लोगों के बारे में बताओगे तो उससे पहले कंट्री का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ की अब हम श्योर हो गए हैं कि यस ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट इंट्रोडक्शन आया है इजिप्ट का, यानी कि दिस कैन बी फर्स्ट सेंटेंस, बट इट इज नॉट टॉकिंग स्पेशली अबाउट इजिप्ट। ये किसके बारे में बात कर रहा है, वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट। सो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स सी। Customs of any culture can be reliable source to know about the people of that culture, but status of the people can bring in different। ये सेंटेंस है जो हमको बता रहा है कि हाँ, अभी देखो पैराग्राफ से अगर आप ये देखो, जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस हम इसको मानते हैं, वी नो इन्फिनिटी मोर अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट दैट वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, एज मोस्ट मॉन्यूमेंट्स वर मेड फॉर द रिच। तो यहां से आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट के बारे में बात हो रही है, या ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द इजिप्ट के बारे में बात हो रही है, या मॉन्यूमेंट्स या किसी और जो और चीजें हैं कल्चर उनके बारे में बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बस द लास्ट सेंटेंस इट इज गिविंग द क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पैराग्राफ कि ये पैराग्राफ कस्टम के बारे में है किसी कल्चर का। यहाँ पे हम इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर अलग होती है, इजिप्शियन कल्चर अलग होती है, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कस्टम ऑफ एनी कल्चर। यानी कि यस दिस सेंटेंस इज गिविंग दैट यस दिस पैराग्राफ या द सेंटेंस दैट आर कमिंग फर्दर वो किसके बारे में हो सकते हैं, कल्चर या कस्टम के बारे में हो सकते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर 3 एफ सेंटेंस विल बी राइट, बिकॉज हियर वी कैन गेट, आपको बस वो थीम देखनी है, आपने पूरे में देख लिया किसके बारे में, थीम के बारे में है, इजिप्शियन कल्चर के बारे में है, इसमें वेल्दी पीपल, इसमें भी हमारे कंफ्यूजन था, इसमें तो स्टार्टिंग के वर्ड ही आपको ढूंढने पता चल जाता है, सो दैट यू कैन एक्सक्लूड दैम कि ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर। 3 टाइप्स हमने पढ़ ली है, ठीक है। पहले वाले में सारे सेंटेंस को हमको अरेंज करना था, सेकंड टाइप में फर्स्ट और लास्ट फिक्स था, बीच के सेंटेंस अरेंज करने थे, और लास्ट सेंटेंस में हमको सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढना था। अभी देखते हैं बेसिक स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग पैराजंबल क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट देखो, ट्राई टू लोकेट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखना है जो हमने अभी देखा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में हो सकता है, ट्राई टू फाइंड आउट दैट कीवर्ड, ठीक है। And while you go through the labeled sentence, try to look for one that makes the fresh beginning. One का मतलब क्या हो गया, कीवर्ड। कोई भी ऐसा कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये पैराग्राफ इसके बारे में है। It should not be a sentence that is extending previous ideas. Means it should not, ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे previous idea पता चले। जैसे हमारे इजिप्शियन के wealthy people, ठीक है, इजिप्शियन आया, फिर इजिप्ट के मॉन्यूमेंट्स आए, मतलब इससे पहले कुछ आ चुका है, मतलब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कल्चर आ जाएगा। चेक फॉर कंक्लूसिव लास्ट सेंटेंस। कंक्लूसिव मतलब जो फाइनल सेंटेंस है। Test setters are smart. They would typically not let you get away so easily. There are multiple options beginning with the introductory sentence. बहुत सारे वर्ड होंगे जो इंट्रोडक्टरी आपको लगेंगे, क्योंकि एग्जाम सेटर स्मार्ट्स होते हैं, वो ऐसे थोड़ी है, उनको पता है। They will definitely put you in a kind of
जंबल, आपको एक पजल में डाल देंगे. सो यू विल नीड मोर दैन वन क्लू. आपको सिर्फ एक पता चल गया उससे नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज डोंट स्किप एनी सेंटेंस. सारे सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है. लास्ट वाले में हमको 6 सेंटेंस दिए थे, हमको एक ढूंढना था, बट फिर भी 6 हमने पढ़े, उनके बारे में एनालाइज किया, उनको सीक्वेंस किया, देन वी फाइंड आउट एंड देन वी एश्योर्ड अबाउट दैट यस हमारा आंसर सही है. Then you will need to have more than one clue. The last sentence in the paragraph is one that summarizes and has the links to previous sentence. तो सारी चीज़ों को वो समराइज करता हो लास्ट सेंटेंस पे, या तो समराइजेशन होगा जितना भी हमने पढ़ा, या क्या होगा प्रीवियस सेंटेंस से लिंक करता होगा. जैसे हमने बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग पढ़ा था, तो लास्ट में आ गया कि ईच एंड एवरी बैंकिंग हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी. समराइज कर लिया कि जितनी तरह के बैंक हैं उनको उनकी आइडेंटिटी अलग है. तो ये समराइज हो गया एक तरह से. एंटिसिपेट द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस. एंटिसिपेट आप बोल सकते हो, मीन्स जस्ट टेकिंग आउट एन आइडिया. तो एनालाइज करना है हमको. क्या एनालाइज करना है? ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, नोइंग दैट गोइंग थ्रू ईच चॉइस इज कंबर्सम. कंबर्सम इसको वेरी बल्की और टाइम टेकिंग. ठीक है, आप क्या बोल सकते हो इसको? वेरी बल्की और टाइम टेकिंग. सो यू मस्ट क्लियरली वर्क टुवर्ड्स जनरेटिंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन योर माइंड. पूरा सेंटेंस पढ़ना बहुत अगेन एंड अगेन इट्स वेरी बल्कि, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप नहीं कर सकते हो. क्या करना है? सम काइंड ऑफ ऑर्डर आपको बनाना ही पड़ेगा. जैसे हम लोग कीवर्ड्स, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपके कीवर्ड्स हेल्प करेंगे. आपको जो भी कीवर्ड्स हैं उनको ट्राई कर, पूरा सेंटेंस को सीक्वेंस करने की कोशिश मत करो, बहुत टाइम लगेगा. कीवर्ड्स को सेंटेंस करने की कोशिश करो, सीक्वेंस करने की. बिफोर यू लुक एट द ऑप्शन, दिस टैक्टिक विल रियली हेल्प टू सेव द प्रेशियस टाइम. पूरा आपका टाइम प्रेशर जो है वो सेव होगा. पूरा सेंटेंस को हमको नहीं करना है, किसको करना है? कीवर्ड्स को हमको ऑर्डर में लाना है. See if there are any logical sequence among the sentence. Yes, logical था. हमारा जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें संडे और मंडे क्लियर, प्रैक्टिकल, लॉजिकल था कि संडे जो है वो मंडे से पहले आता है, तो हमारा वो वाला सेंटेंस पहले था. Very often a pair of sentence can be chronologically arranged because of clues in one of the sentence. बहुत कम होता है ऐसा कि chronological वो सही सेंटेंस को अरेंज करे. स्टैंडर्ड क्लूज इंक्लूड रेफरेंस टू अ पर्सन और अ थिंग. जो हमारे स्टैंडर्ड क्लू होते हैं वो क्या हो सकता है? कोई पर्सन या थिंग हो सकता है. हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस में टाइप में हिलेरी क्लिंटन जो पर्सन थी, ठीक है, तो हिलेरी क्लिंटन, अगर कोई पर्सन आया तो ऑब्वियसली दैट सेंटेंस मस्ट बी फर्स्ट, क्योंकि उसके बारे में पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ में उस पर्सन का इंपॉर्टेंस बताया गया है, मींस इंडल्जेंस बताया गया है. तो वो सबसे ज्यादा कैसे पावरफुल क्लू होते हैं हमारे. द फर्स्ट टाइम सच अ रेफरेंस इज मेड, अ नाउन फॉर्म इज यूज्ड. जो भी कोई रेफरेंस बनाया जाता है उसमें सबसे पहले ज्यादातर एक नाउन का ही यूज किया जाता है. नाउन कैन बी एनीथिंग, अ प्लेस, पर्सन, देन एनिमल, बर्ड, कुछ भी हो सकता है, सिटी हो सकता है. द सेकेंड रेफरेंस विल बी प्रोनाउन. सेकेंड सेंटेंस में हम उस नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन का यूज करते हैं या किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. लाइक हम एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स ओरिजिन लाई इन कोनार्क वेयर अ ह्यूज chariot of Lord Jagannath is made every year to be taken out in a procession. Procession is called जुलूस, जो आपकी यात्रा होती है, जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है वो. तो एक सेंटेंस ये हुआ हमारा. दूसरा हुआ the Juggernaut, through it seems very German in origin, it's actually quite Asian. Juggernaut is called, we can say, the power, or we can say the prestige. Okay, so ये through it seems very German in origin में ये जर्मन लगती है बट ये एशियन है. अब इन दोनों में फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? In sentence A refers clearly a juggernaut, so we can infer that sentence B precise sentence A. देखो यहाँ पे क्या आ गया? It's. किससे शुरू हुआ है? देखो ये the juggernaut, it is starting with a noun. ये हमारा एक नाउन है. It's, ये हमारा क्या है? It's a pronoun. ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन, ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है. अभी हमने क्या पढ़ा था? देखो ये ज्यादातर पहले जो सेंटेंस होता है उसमें नाउन आता है, फिर उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है वो सेकंड सेंटेंस में आता है. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? वी नो दैट बी कम्स इमीडिएटली बिफोर ए और वेदर वन और टू सेंटेंसेस सेपरेट ए एंड बी, बट looking closely you will also see a common word origin which hints at the fact that the relationship is of immediate precedence.
अभी देखो प्रिसीड्स मतलब जो पहले आ रहा है, यानी कि इसके बारे में हम बता रहे हैं। द जगनॉट थ्रू इट सीम्स वेरी जर्मन इन ओरिजिन। ये ओरिजिन वर्ड भी हमको बता रहा है कि ओरिजिन मतलब बताते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ज़्यादातर वो हमेशा फर्स्ट सेंटेंस होता है, पहले बताया जाता है कि भाई कहाँ से शुरू हुआ। तो ये भी हमको ये डिफरेंस बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी होगा वो हमारा पहले आएगा और ए हमारा बाद में आएगा। सो बी कम्स इमीडिएटली बिफोर ए। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड। ये याद रखेंगे, नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन बाद में आएंगे। कंफर्म द क्लोजेट ऑप्शन। क्लोजेट ऑप्शन इज कॉल्ड जो पास में है, नियरेस्ट ऑप्शन। Having scribbled something like BCDA next to the question to do check if the option is exist. If you do see the option like BDCA, अभी देखो ये एक था BCDA, एक है BDCA, कितना रिजेंबल कर रहे हैं, सेम लग रहे हैं। Also alongside when it would make sense to reconfirm the fact that sentence D follows sentence C. It is very important. अगर आपको दो सिमिलर लग रहे हैं, आपको पता चल गया भाई B पहले आएगा, आपने टिक किया एंड देन गो, आपने दूसरा वाला देखा ही नहीं, you doesn't have the look on that. बट इट कैन बी रियली सी ए यहाँ पे लास्ट में ही आ रहा है, पहला और लास्ट देख लिया, बट इट विल नॉट वर्क, आपको रिकन्फर्म करना चाहिए। इन केस देयर इज नो एग्जैक्ट मैच, द जजमेंट अबाउट द क्लोज ऑप्शन बीइंग करेक्ट विल डिपेंड वेदर देयर इज अ मैच ऑन द इंट्रोडक्टरी और कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस। अब आपको फिर से मैच करना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी और कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो आपको इसका मैच इससे और इसका मैच इससे करना होगा, तभी आप कंफर्म होगे कि यस जो मैंने ऑप्शन चुना है वो सही है। सो हियर it is worth taking a chance and ticking the option off if there is more than one such match than a closer examination acquired. More than one, अभी तो यहाँ पे मैंने दो ही बताए हैं, बहुत सारे होते हैं वहाँ पे। एक हो सकता है आपका BCDA, ठीक है, BCDA हो गया, BDCA हो गया, एक हो सकता है BADC, मतलब बहुत क्लोज रिजेंबलेंस हो सकता है। और आजकल तो कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए 4 की जगह 5 MCQs भी आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं। यू कैन नॉट पुट रेज अ क्वेश्चन ऑन दिस थिंग, दिस इज द माइंड सेटर ऑफ द एग्जामिनेशन। वो जैसे भी बनाया आपको करना है। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमको क्लोजर एग्जामिनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पे रिजेंबलिंग ऑप्शन है वहाँ पे रिकन्फर्मेशन इज must. Plug in all the options if everything else has failed, then this is the last tactic, but this tactic needs to be used judiciously, especially in tests where there is negative marking. Plug in all the options. सारे ऑप्शन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं है, जहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने ही पड़ेंगे। आप बहुत अश्योर हो कि भाई हमारा ये ऑप्शन ठीक है, बट try to frame the paragraph according to the rest of the option. अगर आप उससे पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ भाई सेकेंड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है सीक्वेंस, थर्ड पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो ये कहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे बहुत क्लोज या टाइट मार्किंग होती है या नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्किल्स यू नीड टू सॉल्व पैरा जंबल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहले आपको टॉपिक जानना ज़रूरी है कि उस पैराग्राफ की क्या क्या है, थीम क्या है भाई उसकी, वो जानना बहुत जरूरी है। वन शुड बी एबल टू डिसर्न व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। डिसर्न इज कॉल्ड मतलब डेवलप या एनालाइज, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल सेंटेंस फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन द वेरियस सेंटेंसेस। आपको सब्जेक्ट देखना है कि भाई उस इंडिविजुअल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। दैट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका सेंस क्या है, वो आपको क्या क्लू दे रहा है, उसी क्लू से आप जो है वेरियस सेंटेंसेस के बीच में क्या बना सकते हो, लिंक। अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड अप्रोच द ऑथर। क्या समझना है भाई हमको, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, ऑथर के माइंड में क्या चल रहा है, राइटर के माइंड में। द सेकेंड थिंग दैट इज पिवोटल ऑफ द आइडेंटिफायर इज द इंफॉर्मेशन फ्लो दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द ऑथर। क्या भाई उसने जो क्या अडॉप्ट किया है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहा है, व्हाट इज हिज एग्जैक्ट पर्पस, उसका पर्पस क्या है इन द पैराग्राफ। इज ही एक्सप्लिकेटिंग समथिंग और इज ही क्रिटिसाइजिंग समथिंग। या तो वो कोई चीज़ डेवलप कर रहा है,
एक्सप्लिकेटिंग इज कॉल्ड डेवलपिंग, ठीक है, किसी चीज को डेवलपिंग इज कॉल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देना है। डेवलप का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना, एक के बाद एक चीज पे आगे बढ़ना। और क्रिटिसाइजिंग, या तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, डेवलपिंग में एक सीक्वेंस होता है। बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई हिज पर्पस इन द पैराग्राफ ऑब्वियसली हेल्प अस टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर इन द सेंटेंस। अगर आपको ऑथर का पर्पस समझ में आ गया तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हेल्प होगा, जिससे आपको सेंटेंस का ऑर्डर समझ में आ जाए। तो जब आप फर्स्ट टाइम में सारे पैराग्राफ के सारे सेंटेंस की रीडिंग करोगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किसके बारे में है। जो पहला था वो हमारा वो पॉलिटिकल के बारे में था, जो हमारा सेकंड पढ़ा था हमने जिसमें फर्स्ट और सेकंड था वो हमारा गेम्स के बारे में था, ठीक है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। थोड़े क्रिटिसाइजिंग सेंटेंसेस भी थे। जो लास्ट वाला था हमारा, उसमें हमको सिर्फ एक सेंटेंस चुनना था, उसमें हमारा जो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस था वो हमको खुद बनाना था बाय जॉइनिंग द कीवर्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सेंटेंस था, ठीक है। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व एंड टू मेक द सीक्वेंस ऑफ द paragraph. I hope this video will really helpful for you. Before starting your practice for making the or ordering the paragraph, na just watch this video. It will be really helpful for you. It will be guide you. आपको जो पहले से assumptions रहते हैं ना कि नहीं भाई हम कर लेंगे उसी टाइम, तो वो जो assumption है, वो जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी आ जाता है ना कभी कभी, वो चीज़ें हैं वो सब निकल जाएंगी कि हाँ एग्जैक्टली हमको यहाँ पे लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करना है, ओवर कॉन्फिडेंस या इग्नोरेंस मैनर में नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।